आजकल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हर तरफ है। या ये हमारे काम करने के तरीके, जीने के तरीके और हाँ, जिस तरह से दुनिया में व्यापार होता है उसे भी बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। आज हम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो ताज़ा विश्व व्यापार रिपोर्ट आई है 2025 की, उसके स्रोतों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये रिपोर्ट खास तौर पर ये देख रही है कि एआई वैश्विक व्यापार को कैसे मतलब नया रूप दे रहा है और इससे जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल भी उठा दिए कि क्या ये तकनीक सबके लिए विकास लाएगी, मतलब समावेशी विकास जिसे कहते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ जाए। सही, ये बहुत अहम सवाल है। तो आज की इस चर्चा में हम रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन पर बात करेंगे। जी। एआई से क्या मौके मिल रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं और घरेलू नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब की क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट एआई को देखती कैसे है, मतलब ये सिर्फ एक और नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। रिपोर्ट कैसे परिभाषित करती है इसे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं है। रिपोर्ट एआई को एक सामान्य उद्देश्य वाली तकनीक मानती है, मतलब जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी या जीबीटी। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि इसका असर सिर्फ एक दो सेक्टर पर नहीं, बल्कि जैसे बिजली या इंटरनेट का असर हुआ था, वैसे ही अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से पर पड़ सकता है। और ये बहुत तेजी से विकसित हो रही है। रिपोर्ट समझने के लिए दो तरह की चीजों में फर्क करती है। एक है एआई सक्षम करने वाले, मतलब एआई एनेबलिंग, जैसे चिप्स हो गए, डेटा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, जो एआई को मुमकिन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरे हैं एआई सक्षम, यानी एआई एनेबल्ड उत्पाद या सेवाएं, मतलब वो उद्योग या सेवाएं जो अपने काम में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई स्मार्ट फैक्ट्री हो गई या एआई से चलने वाले डायग्नोस्टिक्स। अच्छा, तो ये जीपीटी वाली बात और ये फर्क समझना जरूरी है। और व्यापार के नजरिए से देखें तो इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट क्या कहती है इसके असर के बारे में? देखिए, रिपोर्ट का अनुमान है कि एआई में व्यापार की लागत, मतलब ट्रेड कॉस्ट, कम करने की जबरदस्त क्षमता है। लागत कम करने की कैसे? कई तरीकों से, जैसे लॉजिस्टिक्स बेहतर हो सकता है, शिपिंग के रूट ज्यादा अच्छे से तय हो सकते हैं, कस्टम्स की प्रक्रिया शायद तेज हो जाए, फिर ये उत्पादकता बढ़ा सकता है और खास तौर पर सेवाओं के निर्यात के लिए नए रास्ते खोल सकता है। सेवाओं के निर्यात के लिए? जैसे हाँ। जैसे मान लीजिए रिमोट कंसल्टिंग है, डेटा एनालिसिस की सेवाएं हैं, या कोई डिजाइनिंग का काम है जो अब दुनिया में कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है एआई की मदद से। रिपोर्ट में WTO के अर्थशास्त्रियों ने कुछ सिमुलेशंस भी किए हैं। उनके मुताबिक एआई अपनाने से 2040 तक वस्तुओं और सेवाओं का जो वैश्विक व्यापार है वो लगभग 40% तक बढ़ सकता है। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, रिपोर्ट का जो केंद्रीय सवाल है तो समावेशी विकास का है। बिल्कुल, वही सबसे अहम है। हाँ, ये 40% की ग्रोथ सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसका फायदा मिलेगा किसे? क्या ये विकास समावेशी होगा, या फिर ये तकनीक बस अमीर देशों और बड़ी कंपनियों को ही और अमीर बनाएगी और जो कम आय वाले देश हैं या छोटे व्यापारी हैं वो पीछे रह जाएंगे? मतलब जो डिजिटल डिवाइड की बात हम करते हैं वो और गहरा हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ये उस खाई को और चौड़ा करेगा? रिपोर्ट इन्हीं मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। तो ये 40% वृद्धि की क्षमता तो है, रिपोर्ट जरूर विस्तार से बताती होगी कि एआई असल में व्यापार में मदद कैसे कर रहा है। पहले इन मौकों पे ही बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कई तरीके हैं। पहला तो जैसे मैंने कहा, व्यापार लागत कम करना। उदाहरण के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार। रिपोर्ट में मॉस्क का जिक्र है, जो डेनिश शिपिंग कंपनी है। हाँ, सुनाए। वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ईंधन बचाने के लिए और जो रेगुलेटरी चीजें हैं उनका पालन बेहतर तरीके से करने के लिए। अच्छा। दूसरा, एआई जो जटिल व्यापार नियम होते हैं उनको समझने और उनका पालन करने में मदद कर सकता है। इससे कंपनियों का समय भी बचता है, पैसा भी। तीसरा, जोखिम प्रबंधन, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, जैसे फ्रॉड का पता लगाना या सप्लाई चेन में अगर कोई रुकावट आने वाली है तो उसका पहले से अंदाजा लगाना। और चौथा आपने कहा था भाषा की बाधाएं। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है, भाषा की बाधाएं तोड़ना। रिपोर्ट में ईबे का एक उदाहरण है। ईबे ऑनलाइन मार्केटप्लेस। हाँ, उनका जो मशीन ट्रांसलेशन टूल है उसकी वजह से स्पेनिश बोलने वाले जो लैटिन अमेरिकी देश हैं
वहां अमेरिकी विक्रेताओं का निर्यात औसतन 17.5% बढ़ गया। 17.5%? सिर्फ ट्रांसलेशन से। जी, ये दिखाता है कि कैसे एआई छोटे व्यवसायों को भी ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में मदद कर सकता है। और इन सब के अलावा जाहिर है एआई वर्कफ्लो को ऑटोमेट करके और बेहतर डेटा के आधार पर निर्णय लेने में मदद करके उत्पादकता भी बढ़ाता है। ईबे वाला उदाहरण तो वाकई कमाल का है। ये तो सीधा सीधा दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी रुकावटें हटा सकती है। अच्छा, रिपोर्ट में WTO और ICC मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के एक सर्वे का भी जिक्र है शायद। हाँ, उस सर्वे से भी काफी दिलचस्प बातें निकली। उसमें पता चला कि 70% से ज्यादा फर्में, चाहे वो बड़ी हों या छोटी, ये उम्मीद करती हैं कि एआई से उनकी व्यापार लागत कम होगी। 70% से ज्यादा? हाँ, लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जो छोटी और मझोली फर्में हैं, मतलब MSMEs, हाँ, MSMEs, वो इसे लेकर बड़ी फर्मों से भी ज्यादा आशावादी हैं। खासकर लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन की लागत में बड़ी कटौती की उम्मीद कर रही हैं। अच्छा, MSMEs ज्यादा आशावादी क्यों हैं? ये थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद इसलिए क्योंकि MSMEs के पास वैसे भी लागत कम करने के तरीके अक्सर सीमित होते हैं। उनके लिए जटिल लॉजिस्टिक्स या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। एआई शायद उन्हें इन बाधाओं को पार करने का एक कह सकते हैं अपेक्षाकृत सस्ता और आसान तरीका दे रहा है, जिससे उन्हें ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने में मदद मिल सकती है। बड़ी कंपनियों के पास तो शायद पहले से ही काफी ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम होते, तो उनके लिए बचत का मार्जिन शायद उतना बड़ा ना लगे। हाँ, ये बात तो सही लगती है। तो ये तो हुआ कि एआई व्यापार की मदद कैसे कर रहा है। क्या इसका उल्टा भी सच है? मतलब क्या व्यापार भी एआई को बढ़ावा दे रहा है? निश्चित रूप से। रिपोर्ट कहती है कि ये एक दो तरफा रिश्ता है। व्यापार अर्थव्यवस्थाओं को एआई और एआई सक्षम इनपुट तक पहुंचने में मदद करता है। इनपुट मतलब जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हो गए, GPUs हो गए, जरूरी कच्चा माल कोबाल्ट, लिथियम वगैरह, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं। ये सब चीजें अक्सर बाहर से मंगानी पड़ती हैं, आयात करनी पड़ती हैं। सही। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में इन एआई इनेबलिंग गुड्स मतलब एआई को संभव बनाने वाले सामानों का वैश्विक व्यापार $2.3 ट्रिलियन का था। $2.3 ट्रिलियन? जी, ये बहुत बड़ी रकम है। व्यापार के बिना कई देशों के लिए एआई टेक्नोलॉजी बनाना या उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। और इनपुट के अलावा व्यापार और कैसे मदद करता है? इनपुट के अलावा व्यापार इनोवेशन और ज्ञान मतलब नॉलेज के प्रसार को भी आसान बनाता है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि जो सेवाएं डिजिटल रूप से डिलीवर होती हैं, जैसे क्लाउड सेवाएं, डेटा एनालिटिक्स, उनका व्यापार और सीमा पार एआई पेटेंट का हवाला देना, क्रॉस बॉर्डर एआई पेटेंट साइटेशंस, इनके बीच एक मजबूत संबंध है। पेटेंट साइटेशन मतलब ये ज्ञान का प्रवाह दिखाता है? हाँ, इसे ज्ञान के प्रवाह का एक प्रॉक्सी या संकेतक माना जाता है। विश्लेषण ये दिखाता है कि डिजिटल सेवाओं के व्यापार में अगर 10% की वृद्धि होती है, तो सीमा पार एआई पेटेंट साइटेशन में लगभग 2.6% की वृद्धि होती है। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा सेवाओं का व्यापार होगा, उतना ही ज्यादा एआई का ज्ञान फैलेगा। साथ ही एआई की जो वैल्यू चेन बन रही है, उसमें हिस्सा लेना भी विकास के नए मौके खोलता है। कोई देश जरूरी खनिजों का सप्लायर बन सकता है, कोई डेटा सेंटर हब बन सकता है, या कोई एआई एप्लीकेशन बनाने में एक्सपर्ट बन सकता है। तो व्यापार एआई के लिए जरूरी सामान भी लाता है और ज्ञान भी फैलाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चुनौतियां और जोखिम। रिपोर्ट उनके बारे में क्या कहती है? सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? हाँ, और ये चिंताएं काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ी चिंता है डिजिटल विभाजन का और गहरा होना। डिजिटल डिवाइड। हाँ, एआई टेक्नोलॉजी, पावरफुल कंप्यूटिंग, बड़े डेटा सेट्स, स्किल्ड वर्कर्स, इन सब तक पहुंच दुनिया भर में बहुत असमान है। जो कम आय वाले देश हैं, उनके पास अक्सर अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बिजली महंगी होती है, शिक्षा प्रणाली उतनी मजबूत नहीं होती। ये सारी चीजें उनकी एआई को अपनाने और उसका फायदा उठाने की क्षमता को बहुत सीमित कर देती हैं। और इसका अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा पर क्या असर पड़ सकता है? एआई जो है वो तुलनात्मक लाभ मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज के पैटर्न को बदल सकता है, और ये बदलाव असमानता को और बढ़ा सकता है। कैसे? क्योंकि एआई पूंजी, कैपिटल और डेटा गहन उत्पादन को फेवर करता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कम कुशल श्रम पर ज्यादा निर्भर हैं, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस
कम हो सकती है। साथ ही एआई का विकास और क्षमता कुछ ही बड़ी टेक कंपनियों और कुछ ही देशों, खासकर अमेरिका और चीन में सिमटता जा रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हाँ, इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक शक्ति का और ज्यादा केंद्रीकरण हो सकता है। आपने श्रमिकों का भी जिक्र किया था, उन पर क्या असर पड़ने की आशंका है? क्या नौकरियां जाएंगी? देखिए, नौकरियों पर असर तो मिला जुला होगा। कुछ काम ऑटोमेट होंगे तो कुछ नए तरह के काम बनेंगे भी। लेकिन एक और चिंताजनक बात जो WTO सिमुलेशन दिखाते हैं वो ये है कि एआई अपनाने से पूंजी पर जो रिटर्न है, मतलब कैपिटल का रिटर्न, वो मजदूरी की तुलना में काफी तेजी से बढ़ सकता है। पूंजी पर रिटर्न मजदूरी से ज्यादा तेजी से? हाँ, लगभग 14% अंक का अंतर आ सकता है। 14% अंक? जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई एआई सेवाएं श्रम की जगह ले लेती है या उसे कम कर देती हैं और पूंजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। महंगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर वगैरह। इससे पूंजी की मांग श्रम की तुलना में ज्यादा बढ़ती है और नतीजतन आय की असमानता बढ़ सकती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एआई आने से जिनके पास पूंजी है वो शायद ज्यादा कमाएंगे और कामगारों की रिलेटिव आय कम हो सकती है। ये तो वाकई चिंता की बात है, खासकर विकासशील देशों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा एक और ट्रेंड है जिसे एग्लोमरेशन इफेक्ट कहते हैं। एग्लोमरेशन इफेक्ट? हाँ, मतलब एआई और उससे जुड़े उद्योग बड़े शहरों और इनोवेशन हब्स में केंद्रित होते जा रहे हैं। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों या विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है। और इन आर्थिक चिंताओं के अलावा एआई के गलत इस्तेमाल के भी जोखिम हैं। जैसे गलत सूचना फैलाना, एल्गोरिदम में भेदभाव होना, लोगों की प्राइवेसी का हनन और इसका पर्यावरण पर असर, खासकर डेटा सेंटरों की भारी ऊर्जा खपत। ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये चुनौतियां तो वाकई काफी बड़ी हैं। डिजिटल विभाजन, बढ़ती असमानता, श्रमिकों पर असर, केंद्रीकरण और बाकी जोखिम। रिपोर्ट कहती है कि इनसे निपटने के लिए घरेलू नीतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें व्यापार नीति की क्या भूमिका है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, व्यापार नीति की भूमिका बहुत अहम है। एआई को समावेशी बनाने के लिए एक खुला, स्थिर और पूर्वानुमानित, मतलब प्रिडिक्टेबल व्यापार नीति का माहौल जरूरी है। प्रिडिक्टेबल क्यों? ताकि कंपनियों को भरोसा रहे कि नियम अचानक नहीं बदलेंगे। अगर उन्हें पता है कि वो आसानी से जरूरी इनपुट आयात कर सकती हैं या अपनी एआई आधारित सेवाएं निर्यात कर सकती हैं, तो वो एआई में निवेश करने के लिए ज्यादा तैयार होंगी। सही। रिपोर्ट बताती है कि एआई सक्षम करने वाले सामानों जैसे सेमीकंडक्टर पर औसत टैरिफ तो कम है, लेकिन गैर टैरिफ उपाय, मतलब नॉन टैरिफ मेजर्स या NTMs, वो बढ़ रहे हैं। गैर टैरिफ उपाय? ये क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देंगी? जरूर। NTMs मतलब टैरिफ के अलावा व्यापार में आने वाली बाधाएं, जैसे बहुत जटिल तकनीकी नियम या मानक बना देना जिनका पालन करना मुश्किल हो, या कोटा लगा देना कि आप कितना आयात या निर्यात कर सकते हैं। अच्छा, मात्रा पर रोक। हाँ, मात्रात्मक प्रतिबंध या फिर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना या निर्यात पर ही रोक लगा देना। रिपोर्ट कहती है कि 2015 के बाद से खासकर एआई इनेबल्ड गुड्स पर इन NTMs का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह सेवाओं के व्यापार और डेटा के सीमा पार प्रवाह पर जो रेगुलेटरी बाधाएं हैं, वो भी एआई के विकास और प्रसार में रुकावट डाल रही हैं। तो ये सब मिलकर एआई को अपनाने में मुश्किलें पैदा करते हैं। जी। रिपोर्ट में एक नए एआई ट्रेड पॉलिसी ओपननेस इंडेक्स यानी AITPOI का भी जिक्र है। ये क्या मापता है? हाँ, AITPOI एक दिलचस्प नया इंडेक्स है। इसे WTO के अर्थशास्त्रियों ने इसी रिपोर्ट के लिए बनाया है। ये मापता है कि किसी देश की व्यापार नीतियां एआई अपनाने के लिहाज से कितनी खुली हैं या कितनी प्रतिबंधात्मक। ये 3 मुख्य चीजें देखता है। सेवाओं के व्यापार में कितनी बाधाएं हैं, एआई से जुड़े सामानों पर कितने व्यापार उपाय लागू हैं, टैरिफ और NTMs दोनों, और सीमा पार डेटा के प्रवाह पर कितने प्रतिबंध हैं। और इस इंडेक्स से क्या पता चलता है? क्या अमीर देश ज्यादा खुले हैं? नतीजे थोड़े मिले जुले हैं। जैसा हम सोच सकते हैं, उच्च आय वाले देश औसतन ज्यादा खुले हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ मध्यम आय वाले देश शायद अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के चक्कर में उच्च आय वाले देशों से भी ज्यादा प्रतिबंधात्मक नीतियां अपना रहे हैं एआई ट्रेड के मामले में। अच्छा। हाँ, वहीं कुछ कम आय वाले देश कम प्रतिबंधात्मक दिखते हैं, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक इस क्षेत्र में कोई खास नियम बनाए ही नहीं है
ये नहीं कि उन्होंने जानबूझकर खुली नीति अपनाई है। तो ये इंडेक्स एक तरह से आईना दिखाता है कि नीतियां कहाँ रुकावट बन रही हैं। बिल्कुल, नीति निर्माताओं को ये समझने में मदद कर सकता है। ये तो हुई व्यापार नीति की बात, लेकिन एआई इतना फैला हुआ है कि सिर्फ व्यापार नीति तो काफी नहीं होगी। रिपोर्ट में और कौन सी घरेलू नीतियों को जरूरी बताया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। रिपोर्ट जोर देती है कि एआई को समावेशी बनाने के लिए व्यापार नीति के साथ साथ कई पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री घरेलू नीतियां भी बहुत जरूरी हैं। पूरक नीतियां जैसे कि बौद्धिक संपदा यानी आईपी नीतियां। ये ऐसी होनी चाहिए जो इनोवेशन को बढ़ावा दें लेकिन ज्ञान के फैलने में रुकावट ना बने। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है उस पर कॉपीराइट का मुद्दा आजकल बहुत बड़ा है। हाँ, ये तो सुना है। फिर है प्रतिस्पर्धा नीति मतलब कंपटीशन पॉलिसी। ये जरूरी है ताकि कुछ बड़ी टेक कंपनियां ही पूरे एआई बाजार पर कब्जा ना कर लें और नई कंपनियों को भी मौका मिले। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा नीतियां, सस्ता और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड और साफ ऊर्जा एआई के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा और श्रम बाजार नीतियां, लोगों को एआई के साथ काम करने के लिए तैयार करना और जिनकी नौकरियां जाती हैं उन्हें मदद देना, नई ट्रेनिंग देना। और औद्योगिक नीति, सब्सिडी वगैरह? हाँ, औद्योगिक नीति भी, जैसे सरकारी मदद या सब्सिडी, ये एआई रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन इन्हें बहुत सावधानी से बनाना होगा ताकि ये व्यापार में गलत असर न डाले या अक्षमता को बढ़ावा न दे। रिपोर्ट कहती है कि इन सभी नीतियों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। ये तो बहुत सारी नीतियां हो गई। और क्या सभी देश इन नीतियों को अपनाने में एक ही स्पीड से चल रहे हैं या यहाँ भी कोई फर्क है? यहीं पर वो बड़ी खाई दिखती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जो उच्च आय वाले देश हैं और कुछ हद तक उच्च मध्यम आय वाले देश, वो एआई से जुड़े नियम बनाने और इन पूरक नीतियों को लागू करने में बहुत आगे निकल गए हैं। कितना आगे? रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। पूरी दुनिया में सिर्फ 36% अर्थव्यवस्थाओं ने ही किसी न किसी तरह के एआई नीति उपाय अपनाए हैं और इन 36% में से भी 92% उपाय सिर्फ उच्च या उच्च मध्यम आय वाले देशों में है। सिर्फ 36%? और उनमें से भी 92% अमीर देशों में? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ एआई स्पेसिफिक नीतियों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा पर सरकारी खर्च को देखें। उच्च आय वाले देश अपनी जीडीपी का करीब 4.7% खर्च करते हैं, जबकि कम आय वाले देश सिर्फ 3.4%। नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को अपनाने में भी ऐसा ही फर्क है। 2025 तक उच्च आय वाले देशों ने दुनिया की लगभग 69% रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी अपना ली थी, जबकि कम आय वाले देशों का हिस्सा सिर्फ 1.5% था। 1.5%? जी, ये सब मिलकर एक संरचनात्मक विभाजन मतलब स्ट्रक्चरल डिवाइड पैदा करते हैं। इससे कम आय वाले देशों के लिए एआई की दौड़ में शामिल होना और भी मुश्किल हो जाता है। आईपी नियम हो या प्रतिस्पर्धा कानून, इन क्षेत्रों में भी नीतिगत चुनौतियां हैं और अमीर गरीब देशों के बीच नीति अपनाने में अंतर दिखता है। आपने पहले डिजिटल विभाजन की बात की और अब नीतियों को अपनाने में भी वही अंतर दिख रहा है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। अगर नीतियां ही नहीं होंगी तो एआई का लाभ कैसे मिलेगा? बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन सकता है। बिना सही नीतियों और निवेश के देश एआई क्रांति से चूक सकते हैं, जिससे वैश्विक असमानता और बढ़ सकती है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इतना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आते हैं। एआई और व्यापार दोनों का स्वभाव ही ग्लोबल है। ऐसे में डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एआई की चुनौतियां और अवसर किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधे हैं। डब्ल्यूटीओ इसमें कई तरह से मदद कर सकता है। सबसे पहले तो ये एआई से जुड़े सामानों और सेवाओं में खुले, पूर्वानुमानित और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। इससे एआई ज्यादा सुलभ और समावेशी बन सकता है। डब्ल्यूटीओ के जो मौजूदा समझौते हैं, जैसे गैट जो सामानों के व्यापार के लिए है, गैट्स जो सेवाओं के लिए है, ट्रिप्स जो बौद्धिक संपदा पर है और टीबीटी जो तकनीकी बाधाओं पर है, ये सब सिद्धांत रूप में एआई पर भी लागू होते हैं और एक बुनियादी ढांचा देते हैं। और क्या कोई खास समझौता है जो एआई हार्डवेयर में मदद करता है? हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी समझौता मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट या आईटीए।
ये आईटी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करता है, तो एआई हार्डवेयर जैसे चिप्स, कंप्यूटर वगैरह को सस्ता बनाने में इसकी अहम भूमिका है। लेकिन क्या सभी देश इसका हिस्सा हैं? नहीं, यहीं पर एक दिक्कत है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कम आय वाले देशों की आईटीए में भागीदारी अभी भी बहुत कम है। सिर्फ 5% कम आय वाले देश ही इसके सदस्य हैं, तो उनकी भागीदारी बढ़ाना जरूरी होगा। नियमों के अलावा क्या डब्ल्यूटीओ बातचीत और पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद कर सकता है? बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ सिर्फ नियम बनाने वाली संस्था नहीं है, ये बातचीत और सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। डब्ल्यूटीओ की जो अलग अलग समितियां हैं, जैसे टीबीटी समिति या जैट्स परिषद, वो सदस्य देशों को एआई से जुड़ी चिंताएं उठाने, अपने अनुभव बांटने और एक दूसरे के रेगुलेटरी तरीकों से सीखने का मौका देती हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-पिंग जैसी प्रणालियां हैं, जो सदस्यों को बताती हैं कि दूसरे देश कौन से नए तकनीकी नियम या मानक लाने वाले हैं, ताकि वो समय पर अपनी राय दे सकें। और एड फॉर ट्रेड जैसी पहलें हैं। एड फॉर ट्रेड, हाँ, ये विकासशील देशों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में ठीक से भाग लेने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रेगुलेटरी क्षमता बढ़ाने और लोगों को स्किल्स देने में मदद करती है। रिपोर्ट जोर देती है कि सदस्य देशों द्वारा ज्यादा सक्रिय भागीदारी जरूरी है, खासकर एआई संबंधित व्यापार के लिए बाजार पहुंच सुधारने और एआई नीतियों पर बातचीत करने में। डब्ल्यूटीओ के अलावा क्या रिपोर्ट दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग की बात भी करती है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। रिपोर्ट कहती है कि डब्ल्यूटीओ अकेला ये सब नहीं कर सकता। उसे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ, जैसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं, आईटीयू, यूएनसीटीएडी, यूनेस्को, फिर वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, ओईसीडी और जो क्षेत्रीय विकास बैंक है, इनके साथ सहयोग को और गहरा करना होगा। ऐसा क्यों? मार्केट में जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उसे देखना, श्रम बाजार पर पड़ने वाले असर को संभालना, नैतिक मानक तय करना, पर्यावरण की चिंताएं, इन सब क्षेत्रों में नीतियों में तालमेल, मतलब पॉलिसी कोहेरेंस, बहुत जरूरी है। क्या आप सहयोग के कुछ ठोस उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे रिपोर्ट में जिक्र है कि आजकल कई देश एआई सुरक्षा संस्थान, मतलब एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। हाँ, सुना है। ये संस्थान आपस में समन्वय कर सकते हैं ताकि सुरक्षा मानकों पर एक आम समझ बन सके। इसी तरह कंपटीशन पॉलिसी लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बड़ी टेक कंपनियों की बाजार शक्ति को संतुलित करने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बातचीत को बढ़ावा दे सकता है, एक साझा नजरिया बनाने में मदद कर सकता है और आम चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों को बेहतर ढंग से जुटा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो डब्ल्यूटीओ की इस विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 का मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मुख्य संदेश बहुत साफ है। एआई व्यापार और विकास के लिए अपार संभावनाएं लाया है। ये वाकई दुनिया बदल सकता है। लेकिन साथ ही इसमें मौजूदा असमानताओं को और गहरा करने का गंभीर खतरा भी है। ये एक दोधारी तलवार है, कह सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि व्यापार एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है जो एआई से होने वाले बदलाव को समावेशी बनाने में मदद करे। कैसे? व्यापार कैसे मदद करेगा? अर्थव्यवस्थाओं को एआई और उससे जुड़े जरूरी इनपुट, चिप्स, डेटा, सॉफ्टवेयर तक पहुंचने में मदद करके, इनोवेशन और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देकर और विकास के नए रास्ते खोलकर, जैसे एआई वैल्यू चेन में भागीदारी के जरिए। ये तो हुई क्षमता की बात, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए क्या जरूरी है? ये अपने आप तो नहीं होगा ना? बेखुई नहीं, अपने आप नहीं होगा। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये क्षमता तभी हकीकत बनेगी जब हम जानबूझकर, सोच समझकर कदम उठाएंगे। हमें सक्रिय रूप से डिजिटल विभाजन को पाटना होगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी? हाँ, इन सब में निवेश करना होगा। हमें अपने श्रमिकों में निवेश करना होगा, उन्हें नई स्किल्स सिखानी होंगी ताकि वो एआई के साथ काम कर सकें और पीछे ना छूटें। और हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेगुलेटरी तालमेल बढ़ाना होगा ताकि नियम इतने अलग अलग ना हो कि वो व्यापार और इनोवेशन में रुकावट बन जाएं। इसमें घरेलू स्तर पर सही व्यापार नीतियां, खुली लेकिन स्मार्ट और पूरक नीतियां, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा, आईपी वगैरह अपनाना शामिल है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोग भी। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर हमने सोच समझकर काम नहीं किया
तो एआई के फायदे कुछ ही देशों, कंपनियों और लोगों तक सिमट कर रह सकते हैं। तो संक्षेप में अगर हमें रिपोर्ट के 5 प्रमुख निष्कर्ष बताने हो तो वो क्या होंगे? जरूर। 5 मुख्य बातें ये हैं। 1. क्षमता। एआई व्यापार लागत कम कर सकता है और उत्पादकता बढ़ा सकता है, जिससे 2040 तक वैश्विक व्यापार 40% तक बढ़ सकता है। 2. व्यापार की भूमिका। व्यापार एआई टेक्नोलॉजी जरूरी इनपुट जैसे $2.3 ट्रिलियन के एआई एनेबलिंग गुड्स और ज्ञान तक पहुंच आसान बनाता है। 3. असमानता का खतरा। एआई तक पहुंच और इसके लाभ बहुत असमान हैं। इससे डिजिटल विभाजन और आर्थिक असमानता देशों के बीच और भीतर भी, जैसे पूंजी बनाम श्रम आय, बढ़ सकती है। 4. घरेलू नीतियों का महत्व। समावेशी विकास के लिए घरेलू व्यापार और पूरक नीतियां, आईपी, प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, ऊर्जा, श्रम आदि जरूरी है, लेकिन इन्हें अपनाने में अमीर और गरीब देशों के बीच बहुत बड़ा फासला है। 5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। एआई को सबके लिए फायदेमंद बनाने के लिए WTO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है, ताकि नियमों में तालमेल हो, विकासशील देशों की मदद हो और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। ये WTO की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के आधार पर एआई और वैश्विक व्यापार के इस जटिल और बहुत जरूरी रिश्ते का एक बहुत ही व्यावहारिक विश्लेषण था। ये साफ है कि एआई दुनिया बदल रहा है, लेकिन ये पक्का करना कि इसका फायदा सभी तक पहुंचे एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए सचेत कोशिशें, सही नीतियां और वैश्विक सहयोग तीनों की जरूरत होगी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। रिपोर्ट एआई के तेज विकास की बात करती है और भविष्य में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI की संभावना की ओर भी इशारा करती है। मतलब ऐसी एआई जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें, शायद उनसे बेहतर भी। जरा सोचिए, अगर एआई की क्षमता इतनी बढ़ जाती है तो ये समावेशी वैश्विक व्यापार की चुनौती को कैसे बदलेगा? क्या ये इसे और मुश्किल बना देगा या शायद कुछ आसान भी कर सकता है? और उस अनिश्चित लेकिन संभावित भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए नीति निर्माताओं को अभी से किस तरह की दूरदर्शिता और लचीलेपन की जरूरत है? ये जानते हुए कि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि आज के नियम शायद कल काम ना आए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा।